दोस्तों, तो एक और मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हो चुका है और ये आईपीओ 6 जनवरी से ही ओपन होने वाला है। तो ये साल 2025 का पहला आईपीओ हो सकता है और ये आईपीओ है स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 6 जनवरी से ओपन होने वाला है और ये 8 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 140 रुपये है और आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 410.05 करोड़ का है, जिसमें 210 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 200.05 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज का 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स का 35% का और एचएनआईज के लिए आईपीओ में 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,980 रुपये रहेगा। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 72.49% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी फार्मास्यूटिकल और जो केमिकल वाले इंडस्ट्रीज होते हैं तो उनके लिए स्पेशल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है। तो जो भी फार्मास्यूटिकल या केमिकल वाले इंडस्ट्रीज होते हैं तो उनके आरएनडी में कई तरह के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट होता है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर टर्न की सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन, यानी कि काफ़ी तरह के सर्विसेज देती हुई देखने को मिल जाती हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर आपको 3 तरह के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। पहला है रिएक्शन सिस्टम्स, दूसरा है स्टोरेज सेपरेशन और ड्राइंग सिस्टम, तीसरा है प्लांट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज। तो ये कंपनी ग्लास लाइन मटेरियल्स, स्टेनलेस स्टील और जो निकेल एलॉय होते हैं तो इनको यूज़ करके इक्विपमेंट तैयार करती है। और कंपनी के अगर क्लाइंट बेस को देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी कंपनियों का भी नाम आपको देखने को मिल रहा है। तो इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको औरोबिंदो फार्मा, कैडिला, लॉरस लैब, तो इस तरह की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। इस कंपनी के भी 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो कि आपको तेलंगाना के हैदराबाद में देखने को मिलता है। इस कंपनी के अगर सेल्स ऑफिसेस की बात करें तो ये आपको वडोदरा गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाता है। और इसका सेल्स टीम चकाडिया गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु कर्नाटका, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश और इसके साथ ही पैन इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। इसके 460 फुल टाइम एम्प्लॉइज और 731 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स देखने को मिल जाते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 298 करोड़ है, 23 में बढ़ के 347 करोड़ और 24 में देखें तो 665 करोड़ का एसेट है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 756 करोड़ का एसेट है। रेवेन्यू को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 22 में 241 करोड़ का रेवेन्यू है, 23 में बढ़ के 500 करोड़ और 24 में देखें तो 549 करोड़ का रेवेन्यू है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 312 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़िया है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 25 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 23 में बढ़ के 53 करोड़ हो जाता है, यानी कि मोर देन 2 टाइम्स आपको इसके प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिली है। और 24 में देखें तो 60 करोड़ का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर भी 36 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। अगर इसके नेटवर्थ को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का नेटवर्थ जहां 69 से 70 करोड़ के अराउंड है, वो अभी देखें तो 447 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के पास 261 करोड़ का रिजर्व है। वहीं अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी का डेट भी इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के ऊपर 173 करोड़ का कर्ज है। वैसे कंपनी के ऊपर ज़्यादा हेवी डेट नहीं है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.32 का है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी कुछ पैसा आगे कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी तो आगे कंपनी का कर्ज और कम हो जाएगा। यानी कि कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये काफ़ी बढ़िया फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है।
इस कंपनी की आरओई को देखें तो 20.74 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 25.49 का है, तो ये भी बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 20.74 का है, तो ये भी शानदार है। और पैट मार्जिन 10.92 का है, तो ये भी ओके ओके है। अब इस आईपीओ के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 43.04 का है। तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, यानी कि प्राइस यहाँ पर भी थोड़ा महंगा रखा गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइन के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 43.03 का है। वहीं पर जेएम फॉडलर के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 30.64 का है। एचएलई ग्लास कोट का पी मल्टीपल 56.54 का और थर्मेक्स लिमिटेड का पी मल्टीपल 81.24 का है। प्राज इंडस्ट्रीज का पी मल्टीपल 52.54 का है। तो यहाँ पर अगर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो अगर इसके लिस्टेड पेयर से इसको कंपेयर करें तो बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रही है। और जेम फॉडलर से कंपेयर करें तो इससे भी प्राइस महंगा रखा गया है, यानी कि कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर तो नहीं आ रही है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो सबसे पहला यूज हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे मशीनरी और इक्विपमेंट वगैरह बाई करने वाली है। सेकंड हो जाता है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है तो कंपनी उसका भुगतान करने वाली है। थर्ड है कि कंपनी अपने जो होली ओन सब्सिडरी कंपनी है तो वहाँ पर भी मशीनरी और इक्विपमेंट वगैरह बाई करने के लिए खर्च करने वाली है। फोर्थ हो जाता है कि कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए यानी कि एक्विजिशन के ऊपर खर्च करने वाली है। और फिफ्थ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 6 जनवरी से ओपन होने वाला है और ये 8 जनवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 9 जनवरी है। रिफंड डेट 10 जनवरी, क्रेडिट डेट भी 10 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 13 जनवरी को होने वाली है। वैसे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। हालांकि आईपीओ को ओपन होने में भी समय है, आईपीओ नेक्स्ट वीक में ओपन होने वाला है। वैसे जिस तरह का इसका बिजनेस और फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है तो अच्छा आईपीओ है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। अगर आगे ग्रे मार्केट में डिमांड आती है तो डेफिनेटली इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अब एक और आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं और ये आईपीओ है एथर एनर्जी का आईपीओ। एथर एनर्जी आईपीओ को सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो एथर एनर्जी के बारे में बात करें तो ये कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की मैन्युफैक्चरर है। इस आईपीओ के लिए सेबी के पास सितंबर में ही डीआरएसपी फाइल किया गया था और अब इनको सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो कभी भी आईपीओ के डेट अनाउंस हो सकते हैं। तो इस आईपीओ में फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। तो आईपीओ में 3100 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 2.2 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। तो इसमें कंपनी के प्रमोटर्स और इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वे अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं। वैसे एथर एनर्जी के अंदर जो बिगेस्ट शेयर होल्डर है वो है हीरो मोटोकॉर्प, जिसका इसमें 37.2% का स्टेक है। तो इसमें आपको टाइगर ग्लोबल, कैलियम इन्वेस्टमेंट, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बिनी बंसल का 3 स्टेट वेंचर और को फाउंडर तरुण मेहता और स्वप्निल जैन ये भी अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प की ओर से कोई भी स्टेक सेल नहीं किया जाने वाला है, जबकि ये इसका बिगेस्ट शेयर होल्डर है। तो जिनके पास भी हीरो मोटोकॉर्प के शेयर्स होंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एथर एनर्जी आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। अब जब तक कंपनी की ओर से आरएसपी फाइल नहीं किया जाता है तब तक आपके पास एक मौका है, आप हीरो मोटोकॉर्प के एक शेयर को बाय कर सकते हैं। तो ऐसे में आप एथर एनर्जी आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर पोर्शन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन कंपनी अपना आरएसपी फाइल करती है, अगर उस दिन आप शेयर को बाय करते हैं तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आप चाहे तो कल के दिन ही हीरो मोटोकॉर्प के एक शेयर को बाय कर सकते हैं। वैसे कहीं भी बाय करना है नहीं करना ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अगर आप आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं तो ही आप बाय करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।